इंटरनेट पर सर्फ करके आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन कभी कभी फालतू की चीजों में अच्छी अच्छी चीजों को अलग करना आसान नहीं होता। तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ, थोड़े रिफ्रेशमेंट को लेकर हम आए हैं। आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स हम बताने जा रहे हैं जो कि आपको जरूर जानने चाहिए। कुकी मॉन्स्टर एक्चुअल में कुकीज नहीं खाता है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि हमें नहीं पता होनी चाहिए, और ये यकीनन उनमें से एक है। आपको वो बड़ा सा नीले रंग का फरी कुकी मॉन्स्टर याद है, जिसका सबसे ज्यादा फेमस फ्रेज है मी वांट कुकीज और मी ईट कुकीज। लेकिन असल में कभी इसने अपनी लाइफ में कभी कोई कुकी खाई ही नहीं। गुस्सा मत कीजिए और मुझे समझाने दीजिए। असल में इस कैरेक्टर को जिम हेंसन ने 1966 में डिजाइन किया था, अपने किसी स्नैक कमर्शियल के लिए, जिसे कभी प्रदर्शित ही नहीं किया गया। लेकिन 1969 में इसे सीसेम स्ट्रीट के सबसे पहले सीजन में भाग लेने को मिला। लेकिन सच कहूं तो कुकी मॉन्स्टर एक स्पॉइलर अलर्ट है और एक भारी भरकम पपेट, और ये अज्यूम करना भी आसान है कि इसे बार बार साफ करने की कीमत भी बहुत ज्यादा होगी, या फिर इसे दूसरे मॉन्स्टर के साथ रिप्लेस करना भी सस्ता नहीं होगा, क्योंकि कुकीज मैसी स्नेक्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। इस पपेट को गंदा होने से बचाने के लिए, या इससे भी बुरा हो सकता है, वो पूरी तरह से चॉकलेट में कवर हो जाए। इसीलिए कंपनी ने इसका अल्टरनेटिव खोज निकाला। उन्होंने चॉकलेट चिप कुकीज को राइस केक से रिप्लेस कर दिया। वैसे उनका ऐसा करना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन सच कहूं तो मैं अब सेंटा के बारे में सच्चाई का पता लगाना चाहूंगा। बिल्लियां इंसानों को सुन तो सकती हैं, लेकिन वे जानबूझकर हम पर ध्यान नहीं देती। क्या आप बिल्लियों के बारे में एक फैक्ट जानना चाहते हैं? तो आज मैं आपके सामने एक लेटेस्ट फैक्ट पेश करने जा रहा हूँ। आपकी बिल्ली आपको उनका नाम पुकारते हुए सुन सकती है, हाँ, लेकिन वे जानबूझकर हमें अनसुना कर देती हैं। और ये बात पक्की है कि कुत्तों की तुलना में बिल्लियां हमारी कम परवाह करती हैं, और वो भी जानबूझकर। जुलाई 2013 में एनिमल कॉग्निशन जर्नल में एक अध्ययन पब्लिश किया गया था, जिसमें शोधकर्ताओं के लिए अपने घरों में 8 महीने के लिए 20 बिल्लियां रखी गई, ये देखने के लिए कि वे इंसानों की आवाज के प्रति कैसे रिएक्ट करती हैं। और अंत में उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब इन बिल्लियों को उनके नाम से बुलाया जाता है तो 50 से 70% बिल्लियों ने उनका सिर हिलाया, वहीं 30% बिल्लियों ने अपने कान हिलाए, और 10% बिल्लियों ने ही एक्चुअली रिस्पॉन्ड किया। या तो वो अपनी पूंछ हिलाती हैं या म्याऊं करती हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के रिसर्चर्स के हिसाब से ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्लियों ने खुद को पालतू बनाया है, क्योंकि वो इंसान के गोदाम में मौजूद चूहों को पकड़ना चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो बिल्लियों को आपकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी की आपको बिल्लियों की है। एक बार एक अमेरिकन डेंटिस्ट ने चमगादड़ों की मदद से एक बॉम्ब इन्वेंट किया। एक अमेरिकन डेंटिस्ट ने, जिनका नाम लिटिल एस एडम्स था, वे 7 दिसंबर 1941 को न्यू मैक्सिको के कार्लसबर्ग केवर्न्स में वेकेशन पर थे, एक ऐसी जगह जो कि लाखों चमगादड़ों का घर है। उसी दिन उन्होंने रेडियो पर सुना कि जापानीज ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया है। इस बात से गुस्सा होकर और शायद अपने पंखों वाले साथियों से मोहित होकर एडम्स बदला लेने के लिए एक नए तरह का प्लान बनाने लगे, एक बैट बॉम्ब। 12 जनवरी 1942 को एडम ने अपना प्लान व्हाइट हाउस को भेजा। वे चमगादड़ों पर बॉम्ब बांधकर शहर के अलग अलग कोने तक भेजना चाहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि यूएस गवर्नमेंट ने उनके इस प्लान को मंजूरी दे दी। शायद इसीलिए क्योंकि एडम एलेनोर रोजवेल्ट के दोस्त थे। उन्होंने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया और हजारों चमगादड़ों पर बॉम्ब बांधकर उन्हें आइस ट्रे में रखकर हिल्बर्टेशन के लिए रख दिया गया, ताकि उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सके। जिसके बाद उनकी पैकिंग एक स्पेशल कनिस्टर में की गई जो उन्हें हवा में रिलीज करता। लेकिन अफसोस कि प्लान जिस तरह से प्लान किया गया था उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एक बार तो कुछ चमगादड़ों को पहले ही लॉन्च कर दिया गया, जिसके कारण पूरा का पूरा हैंगर तबाह हो गया। तकरीबन 30 ट्रायल और 2 मिलियन खर्च करने के बाद यूएस ने अपने इस प्लान को एटॉमिक बॉम्ब के लिए छोड़ दिया। जिसके बाद एडम ने फ्राइड चिकन वेंडिंग मशीन बनाने की कोशिश की, और उनका ये आइडिया इस बार काम भी किया। लॉबस्टर्स कभी बूढ़े नहीं होते। इससे पहले कि आप ये समझने लगें कि लॉबस्टर्स कभी नहीं मर सकते, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉबस्टर्स मरते हैं, वो भी नेचुरली, हाँ, लेकिन उनकी उम्र हमारी तरह नहीं बढ़ती। वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला है कि
पॉश क्रिस्टेंसेंस में सेनेसेंस नाम की प्रक्रियाएं जाहिर तौर पर नहीं आती। ये एक ऐसा फीचर है जो बाकी सभी जीवों में मौजूद होता है। मूल रूप से लॉबस्टर ना तो अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम करते हैं या फिर अपनी मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं। यहाँ तक कि एक उम्र तक पहुँचने के बाद भी उनकी ताकत कम नहीं होती, यहाँ तक कि उनकी साइज भी फिक्स्ड नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनकी साइज की कोई लिमिट नहीं होती। और अगर आप दुनिया के सबसे लंबे लॉबस्टर के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 1977 में नोवा स्कोटिया में सबसे बड़ा लॉबस्टर पकड़ा गया था, जिसका वजन 44 किलो के करीब था और हाइट लगभग 3.5 फीट, मतलब एक इंसान के बच्चे से भी बड़ा। लॉबस्टर अपने कठोर एक्सोस्केलेटन को पिघलाकर बढ़ते हैं और उनकी मौत तब होती है जब वे इस प्रक्रिया को करने में सक्षम हो जाते हैं। तभी उन्हें किसी तरह की बीमारी होती है और वे अपनी नेचुरली मौत मर जाते हैं। कोलंबिया पिक्चर्स वाली महिला कौन है? कोलंबिया पिक्चर्स में जो महिला आपको नजर आती है उसने सिल्वर स्क्रीन पर लगभग कई सालों से अपना राज जमाए रखा है। हाँ, तकरीबन इस कंपनी के 1924 में खुलने के बाद से। लेकिन क्या आप में से कोई जानता है कि ये महिला है कौन? कई दशकों से इस महिला की पहचान एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन न्यू ऑरलियंस के आर्टिस्ट माइकल डीज ने इस रहस्य पर से पर्दा उठा दिया, जिन्हें 1991 में इस कंपनी का लोगो अपडेट करने के लिए कहा गया था। उन्होंने बताया कि डेज ने कोलंबिया के लिए एक नए चेहरे की पेंटिंग बनाने के बारे में सोचा और उन्होंने अपनी दोस्त कैथी एंडरसन से इसके लिए मदद मांगी ताकि वे अपने अपार्टमेंट में कुछ रेफरेंस शॉट्स ले सकें। पता नहीं उन्हें क्या सूझा और उन्होंने अपनी दोस्त कैथी के साथ काम करने वाली एक महिला सहकर्मी जेनी जोसेफ को, जो कि उस वक्त 31 साल की ग्राफिक डिजाइनर थी, उनसे लंच ब्रेक के दौरान शूटिंग करने के लिए कहा और उन्होंने अपने इस अस्थायी स्टूडियो में इसका इस्तेमाल कई शॉट्स के लिए किया। जिसके बाद डीज ने इस तस्वीर को देखकर पेंटिंग बनाने में 2 महीने का समय व्यतीत किया। बाकी सब कुछ तो बस इतिहास है। जेने ने ना तो कभी कोलंबिया पिक्चर्स लेडी के लिए शूटिंग करने से पहले मॉडलिंग की थी और ना ही कभी बाद में की, और कुछ इस तरह से ये आइकॉनिक मोमेंट क्रिएट हो गया। एक ऐसी मछली जो बट के अंदर रहती है। एनिमल किंगडम में कई सारे दिलचस्प रिश्ते होते हैं, लेकिन इनमें से भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं होगा जो पर्ल फिश और सी कुकम्बर से मिलता जुलता हुआ होगा। ये क्रिएचर समुद्र की गहराइयों में रहने वाले एक अजीब जीव हैं, और ये ऐसे जीव हैं जो पूरा दिन रेत खाते रहते हैं और वे इससे सभी तरह के न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, जिसके बाद वे इसे पूप माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें आगे जाकर कभी भी प्रकृति के सबसे सुंदर जीव का खिताब मिलने वाला है। वे इतने रिपल्सिव हैं कि कोई भी शिकारी उनके पास नहीं जाना चाहता। शायद यही कारण है कि पर्ल फिश को सी कुकम्बर में इतनी ज्यादा दिलचस्पी है, वो भी इंटीमेटली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सी कुकम्बर सांस भी अपने पिछवाड़े से लेते हैं और पर्ल फिश इसी मोमेंट का इंतजार कर रही होती है कि कब वो सांस ले और कब वो अंदर घुस जाए। सच कहूं तो पर्ल फिश जैसे जीवों के लिए छुपने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। लेकिन सोचिए अगर यहाँ केकड़े छुप गए तो क्या होगा? आप वर्तमान में जो यूएस फ्लैग देख रहे हैं वो असल में हाई स्कूल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। हम सभी अपहोल्स्टर और फ्लैग मेकर बेस्टी रॉस की कहानी के बारे में तो जानते हैं, जिन्होंने 1776 में ओरिजिनल 13 5-point स्टार यूएस फ्लैग को डिजाइन किया था। इसलिए यह गैस करना आसान होगा कि धीरे धीरे फ्लैग मेकर्स इसमें राज्यों के ऐड होने के साथ साथ एक स्टार ऐड करते चले गए। लेकिन वर्तमान के 50 स्टार वाली यूएस फ्लैग की कहानी कुछ और है। 1958 में इस फ्लैग में 8 सितारों की 6 पंक्तियां थीं, लेकिन ये बात भी सच थी कि अलास्का और हवाई जल्द ही देश का हिस्सा बनने वाले थे, और तभी 17 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट बॉब हेफ्ट की इस कहानी में एंट्री होती है। हेफ्ट के हिस्ट्री टीचर ने कुछ बनाने के लिए कहा, इसीलिए हेफ्ट ने अपने पेरेंट्स के साथ 48 स्टार वाले फ्लैग में कुछ बदलाव किए और इसे अपने टीचर को दिखाया। लेकिन हेफ्ट के टीचर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बी ग्रेड दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस डिजाइन को वॉशिंगटन में एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसे ए ग्रेड में बदल देंगे। हेफ्ट ने अपने टीचर्स के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 2 साल तक फोन कॉल्स और लेटर्स लिखने के बाद उनके इस 50 स्टार वाले वेरिएशन को 4 जुलाई 1960 में यूएस का ऑफिशियल फ्लैग करार दे दिया गया, और ये अब तक का सबसे लंबा चलने वाला डिजाइन है। आर्कांसो में आर्कांसो का उच्चारण गलत तरीके से करना इलीगल माना जाता है।
क्या आप उनमें से एक हैं जिनके नाम को अलग अलग तरीकों से पुकारा जा सकता है, लेकिन जब आपके नाम को बार बार गलत तरीके से पुकारा जाता है तब आपको बहुत बुरा लगता है? सोचिए, अगर इसके लिए कोई लॉ बना दिया जाए तो हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन आर्कांसो में कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, आर्कांसो कोड के टाइटल 1 चैप्टर 4 सेक्शन 104 के हिसाब से नाम लेने का सिर्फ एक ही सही तरीका है, और वो है आर्कांसो, ना कि आर्कांसस या आर्कनसास। अगर आप आर्कांसो के अलावा इस देश को किसी और नाम से बुलाते हैं तो उसे लीगल माना जाएगा। इस नियम के हिसाब से आर्कांसो का आखिरी एस साइलेंट रहता है और इसे 1881 में इसे स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के माध्यम से ऑफिशियल बना दिया गया। हालांकि हमें अभी ये पता नहीं चला है कि गलत नाम लेने की क्या पनिशमेंट है। स्नेल्स के पास 25,000 दांत होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिमल किंगडम में किस जीव के पास सबसे ज्यादा दांत होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? शायद एक मगरमच्छ या फिर ग्रेट व्हाइट शार्क। लेकिन स्नेल के बारे में आपका क्या ख्याल है? हालांकि मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। स्नेल के दांत हमारे जैसे नहीं होते हैं, इसलिए ये उम्मीद मत कीजिए कि वे एक लाइन में अरेंज्ड होंगे। असल में उनके ये दांत पंक्तियों में होते हैं, जिन्हें रेडुला रिबन के नाम से जाना जाता है। वे इन दांतों का इस्तेमाल खाने को काटने और चबाने के लिए करते हैं। उसके बाद ही ये ईज़ोफिगस में एंटर होते हैं। जैसे जैसे ये दांत खराब हो जाते हैं, ये नए दांतों के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। और हाँ, स्नेल्स के अलग अलग प्रजातियों के पास अलग अलग मात्रा में दांत होते हैं। एक आम गार्डन स्नेल के पास लगभग 14,000 दांत होते हैं, वहीं बाकी प्रजातियों के पास 25,000 दांत भी हो सकते हैं। सोचिए, अगर इन महाशय को डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा तो कितना बिल आएगा। लेकिन ये बात इतनी ज्यादा शॉकिंग नहीं है जितनी कि ये एक एक्वेटिक स्नेल, जिसे हम लिम्पिट के नाम से जानते हैं, उसके दांत सबसे मजबूत बायोलॉजिकल मटेरियल से बने होते हैं, जो कि टाइटेनियम से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। यूके में चेहरे के बालों में गिनेस के 1,63,000 पेंट्स हर साल वेस्ट हो जाते हैं। गिनेस की शुरुआत आयरलैंड के डबलिन से हुई थी और अब ये दुनिया की सबसे मशहूर बियर में से एक है। इनफैक्ट ब्रिटेन में लोग अक्सर गिनेस को रोज पीते हैं, जिस पर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि चेहरे के बालों में सालाना लगभग 1,63,000 पेंट गिनेस बर्बाद हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि उन्हें ये आंकड़े कहां से मिले, तो मैं आपको बता दूं कि हेयर साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबिन डोवर को गिनीज ने 2000 में इस काम के लिए असाइन किया था। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि एक एवरेज ड्रिंकर एक पिन डूबने के लिए 10 घूंट लेता है, जिसमें से 0.56 मिलीलीटर गिनीज औसत मूंछों के फिबर्स में फंस जाते हैं। देखा जाए तो यूके में लगभग 92,370 ड्रिंकर्स हैं जिनकी मूंछें हैं, और जो हर साल लगभग 180 पिन कंज्यूम करते हैं, जिसकी कुल कीमत 4,23,070 यूरो होती है, या फिर तकरीबन $5,30,000। सोचिए, हर साल कितनी ज्यादा बियर वेस्ट होती है। लगभग 16,27,000 नहीं है, 1,62,719 पेंट्स हर साल मूंछों वाले ड्रिंकर्स के कारण खो दिए जाते हैं। जिसका मतलब ये भी है कि अगर यूके में मूंछों वाले 1.8 मिलियन पुरुषों में से प्रत्येक ने गिनीज का 1 पिंट लिया है, तो केवल एक ही सिटिंग में लगभग 17,684 पिंट्स का नुकसान होगा। बाप रे, इतने में तो मैं शेविंग कर सकता हूँ। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कभी भी सीधी नहीं थी। जिस किसी को भी हमने लीनिंग टावर ऑफ पीसा जाते हुए देखा, हमने ये जरूर ऑब्जर्व किया है कि वे इस पोज को जरूर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस टावर की शुरुआत बिल्कुल एक सामान्य बिल्डिंग की तरह हुई थी, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ ये टावर झुकने लगा। लेकिन अगर मैं आपसे हकीकत कहूं कि कुछ और है, तो इस मॉन्यूमेंट का निर्माण अगस्त 1173 में शुरू हुआ था। लेकिन तब प्रॉब्लम ये हुई कि जिस सतह पर इसे बनाया गया था वो सॉफ्ट थी और मिट्टी, बालू और शिल से बनी हुई थी। जैसे जैसे वर्कर्स ने तीसरी मंजिल पर काम करना शुरू किया, टावर का झुकना शुरू हो गया, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लग गया था और इस पर लगभग 100 साल के बाद काम शुरू किया गया। तब लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि ये टावर झुक नहीं रहा बल्कि गिर रहा है, लेकिन बेहद धीमी रफ्तार से गिर रहा था, जो लगभग 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। 1989 में इंजीनियर्स को अपॉइंट किया गया ताकि वे इस टावर स्टेबलाइज कर सकें, लेकिन सच ये है कि कभी भी इसका झुकना बंद नहीं होगा। इनफैक्ट जब से 1911 से रेगुलरली माप लिया गया है, ये पता चला है कि सबसे ऊपरी सतह सेंटर से लगभग 5 मीटर तक झुक गई है। एक ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं और 9 दिमाग। ऑक्टोपस इस दुनिया के सबसे अजीब जीवों में से एक है। इनफैक्ट वे इतने ज्यादा अजीब हैं कि कभी कभी लगता है कि वे इस धरती से बिलोंग ही नहीं करते। एक एवरेज ऑक्टोपस टाइम लॉर्ड को भी दौड़ा सकता है, क्योंकि इन 8 हाथों वाले ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वे रोमांटिक होते हैं, उनका एक दिल सिस्टमैटिक हर्ट होता है जो उनके शरीर और
वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड सर्कुलेट करता है और दूसरे 2 दिलों को ब्रांचियल हार्ट्स के नाम से जाना जाता है, जो उनके गिल्स तक ब्लड को पहुंचाता है। जब एक ऑक्टोपस तैर रहा होता है तब उनका सिस्टमैटिक हार्ट धड़कना बंद कर देता है, जिसके कारण ऑक्टोपस थक जाता है, इसीलिए उन्हें तैरने से ज्यादा क्रॉल करना पसंद होता है। लेकिन ऑक्टोपस के पास एक दिल ही नहीं है जो कि ज्यादा मात्रा में, बल्कि उनके पास 9 ब्रेन्स भी होते हैं और शायद यही कारण है कि उनका सर इतना बड़ा होता है। मानिए या ना मानिए, लेकिन एक ऑक्टोपस के नॉगिन में एक दिमाग होता है जो उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। वहीं उनके बाकी के 8 दिमाग उनके 8 हाथों में होते हैं। ये ब्रेन्स असल में नर्व सेल्स के समूह होते हैं जो उनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मतलब ये उनका एक हाथ एक शेल फिश को खोल सकता है, तो बाकी के हाथों से वे गुफाओं में खाने की खोज कर रहे होते हैं। अब इसे कहते हैं असली मल्टीटास्किंग। क्या आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप मुझे चौंकाना चाहते हैं? तो नीचे लिखिए, कमेंट सेक्शन में आइए और हमें जरूर बताइए। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।